हेलो गाइस, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो है आपका डायमेंशनल डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। मतलब इस लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि जो डायमेंशन होती हैं उनमें किस तरह से हम उनका विश्लेषण करते हैं, मतलब कि उनसे हम किस तरह से हेल्प लेंगे वो हम जानेंगे इसमें। और उनका क्या एप्लीकेशन है हमारे रियल लाइफ में, और जो भी हम क्या कराते हैं आगे चल के आप देखोगे तो उसमें उसका क्या एप्लीकेशन रहता है उसके बारे में पूरा डिटेल हम जानने वाले हैं। अब मैं जो है डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशन को शुरू करूं उससे पहले आपको बता देता हूं भाई डायमेंशन होता क्या है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बिल्कुल ईजी में बताया था कि डायमेंशन मतलब ये होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है जब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी डायमेंशन में, तो उसमें जो भी उसकी फिजिकल क्वांटिटी है तो वो कितनी बार वहाँ पे यूज़ हो रही है तो वो होता है उसका डायमेंशन। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे लिया, जैसे आपका क्या स्पीड, स्पीड क्या होता है आपका लेंथ ओवर जो है टाइम होता है, तो उसकी डायमेंशन जो होती है वो होती m0 L t-1। अब यहाँ पे इस तरह से लिखने का ये मतलब रहता है कि यहाँ पे भैया जो आपका मास है, मतलब स्पीड में जब हम मास की बात करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे उसका जो डायमेंशन है वो जीरो है। यहाँ पे जीरो दिख रहा है आपको। वहीं पे जो लेंथ होगा उसका, तो लेंथ का वहाँ पे डिपेंडेंस होगा, या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी जो कि उसकी डायमेंशन होगी यहाँ पे एक करके। आप चाहो तो L⁻1 भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये होगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो t लिखा है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसकी पावर क्या है -1 है। इसका क्या मतलब है -1 का, कि यहाँ पे जो है स्पीड में टाइम की ज़रूरत होगी जो कि क्या होगी यहाँ पे ये बता रहा होगा कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टाइम के। तो इस तरह से ये होता है डायमेंशन। अब इस चीज़ को हम किस तरह से समझें और ये हमारा एनालिसिस क्या है, इनके बारे में इस पूरे लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ पॉइंट हाईलाइट कर दिए जिससे कि क्या होगा कि आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो यहाँ से हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा भाई, तो लिखा जो है द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ जो है डायमेंशंस विच गाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल बिहेवियर इज ऑफ बेसिक जो है इंपॉर्टेंस एज ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव द सेम डायमेंशंस। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो उसमें हमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को ये मिलती है कि हमारी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो जब ही ऐड हो सकती है, जब ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब वो सेम डायमेंशन की हो। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, तो इस चीज़ का मतलब है जैसे कि हम क्या करा सकते हैं, मास से मास को डिवाइड या माइनस करा सकते हैं ना। जैसे कि आपके पास क्या है, आपके पास है 1 kg, तो आप 1 kg में जो है आप क्या करा सकते हो, 1 kg या 2 kg उसको माइनस करा सकते हो, है ना। 1 kg से 2 kg माइनस करा सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करा सकते कि आप 1 kg से 1 मीटर को माइनस करा दो, है ना। तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे आपने मास और मास को जोड़ा तो आपको क्या मिलेगा, एक नया मिल जाएगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो उसका डायमेंशन है बोले यूनिट जो रहेगी वो वही रहेगी। लेकिन यहाँ पे यदि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने क्या करा, 1 kg हमने क्या ले लिए, कोई भी एक ग्रेप्स वगैरह ले लिए, और हमने जो है क्या ले लिया 2 मीटर एक इसके ले लिए, और हमने इसे सम करके बोल दिया हमारे पास है 3 kg मीटर, तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो ऐसे कभी नहीं होता है। जो भी हमारा क्या रहती हैं डायमेंशंस जो रहती हैं वो सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी आपस में जुड़ती हैं, इकट्ठती हैं, बाकी नहीं जुड़ती है ना। आगे लिखा है थोरो जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए डायमेंशनल एनालिसिस को जो है हमें हेल्प करता है ना डिड्यूसिंग एक सर्टेन रिलेशन को अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड चेकिंग द डेरिवेशन एक्यूरेसी एंड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इसका क्या मतलब है इस पूरी लाइन का, इसका मतलब ये है कि डायमेंशनल जो एनालिसिस होता है तो उसकी हेल्प लेके हम क्या करा सकते हैं, ये हमारा जो है ये मदद करता है कि हम जो भी हमारी डेरिवेशंस करते हैं, जो भी हम रिलेशन निकालते हैं कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, तो वो हम इसकी मदद से आसानी से समझ सकते हैं। इसमें हम उसकी जो भी कंसिस्टेंसी है, उसकी होमोजेनिटी है वो देख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी का मतलब, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो हमारा क्या है फॉर्मूला निकल के आया, किसी भी हमारा क्या है डायमेंशन का यूज़ करके या किसी भी तरह से हमने क्या बनाया, डेरिवेशन करके फॉर्मूला बनाया किसी भी हमने क्वांटिटी का, चाहे वो स्पीड हो चाहे वो आपका एक्सेलरेशन हो, तो हम उस फॉर्मूला को ये देखते हैं भाई वो हमारा करेक्ट है या नहीं है, तो उसमें हमारी ये डायमेंशन मदद करता है। अब वो कैसे करता है वो हम आगे देखने वाले हैं, इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे क्या लिखा भाई कि जब हमारा बोल रहे हैं व्हेन मैग्नीट्यूड्स ऑफ या टू जो है या फिर मोर फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड देयर यूनिट शुड बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर्स एज ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक सिंबल। मतलब इसका क्या है कि कोई भी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनका जो मैग्नीट्यूड रहता है
तो उनका जो मैग्नीट्यूड किसका, 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज़ का। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है मैंने आपको बताया था, जैसे आपका लिखा हुआ है कि आपका 2 kg करके, तो यहाँ पे जो 2 रहता है 2 जो आ रहा है वो रहेगा क्या आपका मैग्नीट्यूड, और बाकी जो पीछे जो आ रहा है वो रहेगा उसका क्या यूनिट। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो जो हमारा किसी भी जो है 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी का या फिजिकल क्वांटिटी का हम मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम सब जानते हैं भाई जब मल्टीप्लाई होगा तो वो दुगना हो जाएगा, है ना, या फिर बोल सकते हैं उसको मल्टीपल टाइम हो जाएगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड के संग होता ही होता है, लेकिन उनकी यूनिट के संग भी वैसा ही मैनर आपको देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे आपने क्या कराया, मीटर से मल्टीप्लाई करा दिया मीटर का, तो क्या होगा आपका मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आपने जो है लेंथ का मल्टीप्लाई करा दिया लेंथ से, तो क्या हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से यूनिट भी हमारी उसी तरीके से ट्रीट होती हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, आगे बोल रहे हैं कि बी कैन कैंसल आइडेंटिकल यूनिट्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आगे बोला जा रहा है हम जो है कैंसिल कर सकते हैं आइडेंटिकल यूनिट्स को। यहाँ पे ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल यूनिट को ही डिवाइड करा सकते हैं या बोल सकते हैं कैंसिल करा सकते हैं जब वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो। कैसे, जैसे कि आपका लिखा हुआ है, कैसा हमने लिख दिया, कैसा देखिए यहाँ पे हमने लिखा 1 मीटर, यहाँ पे मैं छोटा एम मतलब ये स्मॉल एम बना देता हूँ, और नीचे लिखा आपका 2 मीटर करके। तो हम इस तरह से ये मीटर से मीटर कैंसिल कर सकते हैं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। लेकिन यदि हमारा ऐसा लिखा रहता 1 मीटर और नीचे होता 2 kg, तो हम यहाँ से मास से ये जो मीटर है और kg को नहीं काट पाते या कैंसिल कर पाते, मतलब सेम वाला जो होगा आइडेंटिकल यूनिट होगी वो आपस में कट जाएंगे, ये हमें याद रखना है। आगे लिखा भाई द सेम इज़ ट्रू फॉर द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यही चीज़ जो है सेम ट्रू होगी किसके संग, डायमेंशन की बात करेंगे हम उस फिजिकल क्वांटिटी की। मतलब डायमेंशन में क्या रहता है आपका, ऐसे करके एम रहेगा मतलब जो मास रहेगा, या आपका जो है क्या रहेगा वहाँ पे एल जो लेंथ है वो रहेगी, या टी रहेगा। तो ऐसे करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी हमारी लिखी ऊपर है हमारा एम करके, नीचे भी हमारा एम आ रहा होगा तो हम एम से एम काट देंगे। ऐसी कोई भी हमारी क्या फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखी जिसमें एल ऊपर आ रहा है एल नीचे आ रहा था, हम एल से एल काट सकते हैं। ये हमारा बोला जा रहा है, और ये सिंपल सी चीज़ है यार, ये आपको समझ भी आ रही होगी, कोई इतनी इंपॉर्टेंट और लॉजिकल नहीं है ना। आगे लिखा है भाई कि सिमिलरली फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स ऑन बोथ साइड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। बोला जा रहा है कि भैया जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल से ऑन बोथ साइड से, जो कि मैथमेटिकल इक्वेशन के तौर पर हम उनको दोनों को साइड लिख रहे हैं, तो उनकी सेम डायमेंशन भी होनी चाहिए। ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या मतलब है, और यही जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है वो ही आपको जो है डायमेंशनल एनालिसिस में मदद कराएगी। अब क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे आपका लिखा हुआ भैया क्या स्पीड जो है, आप स्पीड तो सब जानते हो, तो स्पीड जो होता है वो क्या होता है, लेंथ ओवर टाइम होता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो स्पीड होता है तो उसकी जो डायमेंशन होगी भाई, उसकी डायमेंशन होती है क्या करके m0 करके, यही होती है। तो इसकी जो है बोथ साइड सेम होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है या जो भी हमारा आ रहा है वो सेम है, या फिर बोल सकते हैं राइट है। कैसे, यहाँ पे दी हमारा इस साइड से हमने निकाला था हमारा m जो है 0 इतना आ रहा, तो इस साइड भी हमारा क्या आना चाहिए m0 ही आना चाहिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि सिमिलरली बोला जा रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है बाई सिंबल ऑन बोथ साइड्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन के, तो मस्ट हैव अ सेम डायमेंशन, उनके पास जो है दोनों साइड ही डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए, यहाँ पे ये बोला गया है। और इसको भी और हम आगे देखेंगे, ब्रीफ में समझेंगे क्या है ये क्या नहीं है, बिल्कुल ये जो है आपको समझ आना चाहिए। अब इसी चीज़ को जो है आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये टॉपिक ले लिया आपका क्या, कि चेक करेंगे कैसे हम किसी भी एक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन को। मतलब ये है कि कोई भी हमारी इक्वेशन लिखी हुई है, अब इक्वेशन में हम ये कैसे चेक करें कि वो हमारी डायमेंशनली या करेक्ट है, या हम बोल सकते हैं कि वो जो हमारा एक राइट फार्मूला है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो उसी के बारे में पूरा अब यहाँ के जो टॉपिक है वो है, तो देखिए ज़रा। तो यहाँ पे लिखा है जो मैग्नीट्यूड होता है वो फिजिकल क्वांटिटीज मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव अ सेम डायमेंशन। क्या बोला जा रहा है, सिंपल चीज़ है जो हमने ऊपर पढ़ी है कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जिनके पास सेम डायमेंशन है। और दूसरे शब्दों में हम ये कहें तो वो ये है कि बी कैन ऐड या सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये है कि हम दूसरे शब्दों में कहें तो वही क्वांटिटीज़ या जो वही फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जो कि सेम है। सिंपल चीज़ है। मतलब इसका यह है कि जैसे वेलोसिटी है तो वो कभी भी ऐड नहीं हो सकती किसके संग, फोर्स के संग, है ना, क्योंकि वेलोसिटी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक करंट जो होगा कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा किसके संग, आपका
यहाँ पे क्या लिखा है, एक थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर से, है ना। तो दिस जो होता है इसी चीज़ को हम बोलते हैं, दिस सिंपल प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कि आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। मतलब कि कोई भी किसी के साथ भी हमारा ऐसे करके नहीं हो सकता है, माइनस वगैरह या डब वगैरह। और इस चीज़ को बोलते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। और इन एन इक्वेशन इज एक्सट्रीमली, और ये किसी भी इक्वेशन में ये प्रिंसिपल है वो हमारे लिए एक्सट्रीमली जो है क्या रहता है, यूज़फुल रहता है चेक करने में किसी भी करेक्टनेस ऑफ ए क्वेश्चन को। मतलब अभी आप देखो इसका कैसे यूज़ करेंगे तो उसका जो है हमें बहुत यूज़ आता है इस चीज़ का। और आगे लिखा है इफ़ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर नॉट सेम, यदि हमारी जो डायमेंशन है वो सभी टर्म्स की सेम नहीं है तो जो इक्वेशन आएगी वो रॉन्ग आएंगी, सीधी सी बात है। और हैंस इफ वी ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ लेंथ, जैसे अब यहाँ पे देखो ये एग्जांपल के तौर पर इन्होंने दिया है कि जैसे आपने क्या करा, कोई एक्सप्रेशन निकाला जिसमें क्या है आपका लेंथ के लिए निकाला है या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस के लिए निकाला है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिगार्डलेस बोल रहे हैं ऑफ अ सिंबल्स रिपेयरिंग इन द ओरिजिनल मैथमेटिकल रिलेशन। मतलब उसमें हम ये नहीं देख रहे वहाँ पे कौन से सिंबल आ रहे हैं, क्या आ रहा है। जैसे वहाँ पे कोई पाई आ रहा हो या फिर कोई भी कॉन्स्टेंट आ रहा हो तो उसको हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ क्या रख रहे हैं कि उस फॉर्मूले में लेंथ वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा, वो ध्यान में रखना है। आगे बोला जा रहा है कि व्हेन ऑल द इंडिविजुअल डायमेंशंस आर सिंप्लीफाइड, जब हमने क्या करा हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो है रिमेनिंग रह गई डायमेंशन मस्ट भी लेंथ ही रहनी चाहिए, क्योंकि हमने वो फॉर्मूला जो भी ड्राइव्ड किया या फिर जो भी हमने एक्सप्रेशन निकाली वो किसके लिए निकाली थी, लेंथ के लिए निकाली थी। तो जब हमको सिंप्लीफाई करना रहेगा तो हमें लेंथ ही मिलनी चाहिए। अब आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या मिलनी चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल और है आपकी बुक में, उससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, तो देखिएगा उसको भी। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है सिमिलरली, यदि हमने क्या करा ड्राइव किया एक क्वेश्चन जो कि हमारी क्या स्पीड के लिए सही है, तो जो डायमेंशन आएगी उस बोथ साइड जो है स्पीड के लिए वो हमारी एल टी माइनस बनी आएगी। यहाँ पे आपका जो है एम जीरो करके भी लिख सकते हैं, आपका एम जीरो एल टी माइनस बन करके भी लिख सकते हैं, और एम को हम हटा भी सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एम का कोई रोल ही नहीं है ना। तो ये आनी चाहिए आपकी, वो ही बोला जा रहा है। आगे लिखा है जो डायमेंशंस होती हैं आरा कस्टमरली जो है यूज्ड एज अ प्राइमरीली टेस्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। मतलब ये है कि जो डायमेंशन होती है वो एक परंपरागत रूप में, कस्टमरली का मतलब होता है परंपरागत रूप में यूज आ रही होती हैं, एक प्राथमिकता देते हुए जो है एक टेस्ट किसका, एक कंसिस्टेंसी का, एक इक्वेशन का। मतलब हम डायमेंशन की हेल्प लेके ही वहाँ पे उसका चेक करते हैं। और आगे बोला जा रहा है व्हेन देयर इज अ सम डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमारे लिए क्या होता है, कुछ भी जो है एक छोटा सा डाउट रह जाता है उसकी डाउट में, है ना। मतलब कि जब भी हमें क्या होगा, एक डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में भाई वो करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए जो डायमेंशन वाला जो मेथड है वो ही लगाना हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है वहाँ पे। और बोला जा रहा है हालांकि हाउएवर जो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डज नॉट गारंटी, मतलब जो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी आप पढ़ रहे हो या फिर जो डायमेंशनल एनालिसिस आप कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है, ये गारंटी नहीं देता है कि वो जो इक्वेशन आए वो आपकी करेक्ट हो, है ना। आगे बोला जा रहा है कि इट इज़ अनसर्टेन टू द एक्सटेंट ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ और फंक्शन। मतलब कि ये जो रहता है हमारा जो डायमेंशन वाला हम जो लगा रहे हैं फंडा के दोनों साइड हमारा सेम आएगा तो हमारा क्या होगा, वो सही होगा। तो ये जो हमारा क्या होगा अनिश्चित हो जाएगा जब इसको हम क्या कराएंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे किसके लिए, जो कि जिसमें डायमेंशन है ही नहीं। मतलब जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं या जो हमारे फंक्शन होते हैं तो उनके लिए हमारा क्या, ये बिल्कुल ही नकारा हो जाएगा, कोई भी यूज़ इसका नहीं आएगा। आगे बोला जा रहा है कि द आर्गूमेंट ऑफ स्पेशल फंक्शन। अब जैसे कोई फंक्शन है तो उसमें कौन से फंक्शन हो सकते हैं, जैसे ट्रायगोमेट्रिक फंक्शन हो जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए, तो इनमें क्या होगा हमारा, ये जो रहते हैं हमारे हमेशा ही डायमेंशनल रेस्ट रहते हैं और इनमें क्या होता है हमारा कोई भी हम इस तरह से उनका सही पता नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपके एग्जांपल के लिए लूँ, आपका जैसे होता है कि आपका साइन जो थीटा होता है वो कितना क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर आपका होता है क्या, हाइपोटेनस, सही है ना। पी मैंने परपेंडिकुलर पी से लिख दिया और ये आपका हाइपोटेनस एस से लिख दिया, तो क्या होता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यही होता है। तो ये जो है हमारा क्या, ये हमारा ये दोनों साइड करेक्ट है नहीं है, तो इसका हम डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं कर सकते कि भैया जो हमारा ये आ रहा है कि साइन थीटा ओवर पी ओवर एच होता है ये हमारा करेक्ट है या नहीं है, तो डायमेंशन से हम पता नहीं कर सकते। उसी तरीके से आपके जो है कुछ और रहेंगे, देखिए जैसे कौन कौन है, जैसे कि आपको कोई प्योर नंबर वगैरह हैं या कोई जो रेशियो आता है आपका एक सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ का। अब सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो कैसे रहेगा, जैसे उसमें क्या रहेगा, जो ऊपर क्वांटिटी रहेगी न्यूमरेटर में वही उसके डिनोमिनेटर में आ रही होगी। अब कैसे आ रही होगी, जैसे कि आपका क्या होगा, जो एंगल रहता है एंगल,
तो एंगल जो रहता है वो रेशियो रहता है किसका, लेंथ ओवर लेंथ का। आपने देखा है एंगल हम जो देखते हैं वो क्या रहता है, आपका रेशियो रहता है लेंथ ओवर लेंथ का। अब लेंथ और लेंथ है तो लेंथ और लेंथ तो कट जाएंगे, वहाँ पे डायमेंशन ही नहीं बचेंगे, है ना। उसी तरीके से एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेशियो होता है वो किसका होता है, स्पीड ऑफ लाइट है ना वैक्यूम पर जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट है ना मीडियम में। मतलब कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट के चलती है एक वैक्यूम में चलती है और उसका हम क्या कराते हैं, इसके संग कराते थे स्पीड ऑफ लाइट है ना मीडियम में। तो इस तरह से अब दोनों क्वांटिटी या बोल सकते हैं दोनों फिजिकल क्वांटिटी आपकी सेम है तो दोनों का डायमेंशन कट जाएगा और जो आपको बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका, उसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे एग्जाम में हमसे वन वर्ड में पूछ ले जाते हैं कि हमें कोई भी एक या दो और जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ बताओ जिनके पास डायमेंशंस नहीं होती। तो उसमें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ या रेशियो वगैरह हुए या फिर जो भी हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन है इनके पास डायमेंशंस नहीं होती हैं। आगे बोला जा रहा है नाउ वी कैन टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है इस डायमेंशनल कंसिस्टेंसी वगैरह का यूज़ करके हम ये पता करते हैं कि हमारी वो जो इक्वेशन है वो सही है या नहीं है। उसके लिए जैसे आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ पहले। तो जैसे आपके लिए बेसिक चीज़ ये है कि जैसे कोई भी हमारी क्वांटिटी लिखी है वो इस चार्ट है आपकी कौन सी, LHS चार्ट है। तो LHS चार्ट आपका क्या लिखा है यहाँ पे, x लिखा है। तो यहाँ पे इसके जो RHS चार्ट में जो भी आपकी आएंगी जो उनमें प्लस लगा होगा इस तरह से, तो वो उनको हम एक एक टर्म करके गिनेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा x नोट है वो एक टर्म है, जो हमारा ये म्यू नोट जो टी आ रहा है वो हमारा एक दूसरी टर्म है, हाफ जो है AT स्क्वायर आ रहा है वो हमारा थर्ड टर्म है। अब यहाँ पे टर्म का क्या मतलब रहता है कि इनमें हम ये इंडिविजुअली देखते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलिए हमसे पूछा गया कि भैया ये जो है हमारा क्या लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायमेंशन है ना, यहाँ से हमें बोल दिया गया कि जो x है x की जो डायमेंशन है वो क्या है L है। तो हमें इस साइड जो चाहिए वो भी इन सभी में क्या चाहिए, LL चाहिए। मतलब कि जो x नोट आ रहा है उसमें भी L आए, जो हमारा म्यू नोट और जो t आ रहा है उसमें भी L आए, हाफ AT स्क्वायर आ रहा है उसमें भी L आए। तो इस तरीके से क्या होगा कि यदि हमारा इन तीनों टर्म में LL आएगा तभी हम बोलेंगे कि हमारा क्या फॉर्मूला करेक्ट है, दोनों साइड डायमेंशन हमारी क्या है, सेम है। इतना हम समझ में आना चाहिए। आगे क्या बोला जा रहा है देखिए ज़रा कि फॉर द डिस्टेंस x जो है हमारा, मतलब बोला जा रहा है कि जो x है वो क्या है, डिस्टेंस है जो कि ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल या कोई बॉडी जो है किस में कर रहा है, टाइम वो है t ले रहा है। टाइम वो t ले रहा है तब जाके वो क्या कर रहा है, अपनी x डिस्टेंस दूर चल रहा है, जो कि वो कहाँ से स्टार्ट करता है अपनी जो है पोजीशन, वो है x नोट करके विथ इनिशियल वेलोसिटी जो कि उसकी है मी नोट, जब उसका टाइम क्या रहता है, 0 रहता है। इतना हमें इसमें दे दिया पूरा। आगे बोला जा रहा है एंड हैज़ अ यूनिफॉर्म एसिलेशन, फिर उसके पास एक यूनिफॉर्म एसिलेशन आ जाता है। यूनिफॉर्म का मतलब ये रहता है कि वो जो है ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, इस तरह से जो है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो इस तरह से एक यूनिफॉर्म एसिलेशन आ रहा है जिसे हम ए करके डिनोट कर रहे हैं और अलोंग किसके डायरेक्शन में, एक मोशन के डायरेक्शन में। इतना हमें क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से हम क्या कराएंगे, हर एक टर्म का क्या कराएंगे, जैसे x नोट है, म्यू नोट t है, इन सभी में देखेंगे कि क्या इनका जो डायमेंशन है वो हमारा L आ रहा है, क्योंकि जो x का जो डायमेंशन है हमारा वो तो L आ रहा है। तो इस तरह से हम इनका देखेंगे कि उनका L आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम देखेंगे भाई सबसे पहले तो हमने x का देखा तो वो तो हमारा L ही है। अब हम देखेंगे x नोट का, तो x नोट भी हमने इन्होंने क्या बोला, हमें इन्होंने x नोट जो है, एक्स नोट हमारी पोजीशन है कहाँ से, स्टार्ट पॉइंट से। तो सिंपल सी बात है वो भी क्या कर रहा है, लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे इसका डायमेंशन क्या होगा, L हो गया, सही है। म्यू नोट t जो है वो भी क्या है हमारा, तो ये म्यू नोट होती वेलोसिटी टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ से सिंपली जब हम क्या कराएंगे यहाँ से, तो सबसे पहले तो हमने इसका जो है जो इनिशियल वेलोसिटी उसका डायमेंशन लिखा जो कि आया LT-1 करके, फिर हमने इसका मल्टीप्लाई करा दिया जो कि टाइम की डायमेंशन होती है t उससे। तो यहाँ से इससे हमारा ये कट गया क्योंकि ये जो था माइनस पावर में था, ये हमारा पॉजिटिव पावर में था, इसलिए हमारा इससे ये कट गया। बाकी हमारा क्या बचा यहाँ पे, L अकेला बचा, सिंपल है। आगे हमारा जो है हाफ AT स्क्वायर है, तो इसका भी हमने क्या देखा, डायमेंशन निकाला। तो हमने जो है क्या करा दिया, देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला पार्ट रहेगा आपका उसको हम इग्नोर करेंगे। मतलब हाफ को यहाँ पे हम शो नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम इसमें ये देख रहे हैं कि वहाँ पे वो डायमेंशनली या फिर यूनिट में सही है या नहीं है ना। अब वहाँ पे जो कांस्टेंट वगैरह आता है वो फिर बात की चीज़ रहती है, लेकिन हम यहाँ पे हाफ को कंसीडर नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे कि हाफ हमारा ये डायमेंशन में इस तरह से आए, इस तरह से नहीं होता है। तो यहाँ पे हाफ को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। बाकी क्या बच रहा है हमारे पास, AT स्क्वायर बच रहा है।
ए जो है एक्सेलरेशन है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा ए को हम जो है इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो वो होती एल टी माइनस टू करके। अब यहाँ से इसकी जो डायमेंशन है वो लिख दी हमने एक्सेलरेशन की। टी जो है टाइम है उसका हमने स्क्वायर किया तो इस तरह से लिखा गया, ये टी माइनस का टू था, ये प्लस का टू था, इसलिए ये दोनों कट गए, बाकी हमारे पास बच रहा है एल। इस तरह से हमने देख लिया कि जो तीनों टर्म है उनमें हमारा एल एल आ रहा है, इसलिए हमारा जो है ये जो फॉर्मूला में ऊपर दिया वो क्या है, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि एस ईच टर्म जो आ रही हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस जो इक्वेशन हैज़ दैट सेम डायमेंशन, उनके पास सभी के पास सेम डायमेंशन है, नेमली दैट ऑफ लेंथ, और उनके पास कौन सी डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन है सेम। तो जिससे कि वो ये प्रूफ होता है कि विच इज सेम एज डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो इसलिए जो हमारी डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड वो भी इक्वल है, तो हैंस दिस इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट, सही है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसी चीज़ को फंडा लगाते हुए आपको जो है से कि क्या करना है, आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको अपेंडिक्स जो है 9 में शायद मिल जाएगी, पीछे आप बुक में देखोगे, तो उन सभी का क्या करिए, अब डायमेंशन को चेक करके देखिए। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूँ, जैसे आपका होता है क्या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में क्या रहता है आपका, ये टी रहता है, और यहाँ पर क्या रहता है आपका 2 पाई, और यहाँ पर रहता है आपका क्या एल ओवर जी करके, सही है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसको जो है प्रूव करिए कि क्या जो हमारी इधर पे जो हमारा डायमेंशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो क्या इधर पे भी हमारा जो डायमेंशन है वो टी ही आ रहा है क्या, ये आप चेक करिए, है ना। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि आप क्या कर पाओगे, वहाँ पे ये डायमेंशनल एनालिसिस लगा पाओगे। उससे होगा क्या कि आगे चल के आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर के आते हैं, 2-2 मार्क्स के आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे हम चेक नहीं कर पाते। इसलिए आप जो है बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, आप जो है जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका निकाल के देखिए क्या वो हमारा सेम आ रहा है, दोनों साइड नहीं आ रहा, मतलब जितने फॉर्मूले होते हैं उनको आप कर करके देखिए। जैसे आपका क्या है फोर्स है, तो फोर्स का आप क्या करिए, एक साइड डायमेंशन लिखिए, फिर उसकी दूसरी साइड जो भी उसका क्या है, मतलब जैसे आपको मैं बोलता हूँ एनर्जी वगैरह है, जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने ये पढ़ा है भाई, जो भी हमारी क्या होती हैं एनर्जी होती है उनकी डायमेंशन सेम होती है। तो आप ये प्रूव करके देखिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के आपस में सेम डायमेंशन है, तो वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपको क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है किसकी डायमेंशन, आपकी काइनेटिक की, और एम जी एच होती है आपकी किसकी, पोटेंशियल की। तो आप ये देखिए कि जब एनर्जी है और एनर्जी जो है तो उसकी सेम डायमेंशन भी होगी, तो आप इसको जो है काट पीट के देखिए क्या ये जो हमारा है सही है या फिर गलत है, मतलब दोनों साइड हमारी सेम डायमेंशन आ रही है नहीं आ रही है, वो आप देखिए यहाँ पे। ये आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट हो गया। आगे देखिए ज़रा और देखते हैं क्या लिखा है। अब लिखा है कि इट मे बी नोटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और यही मैं आपको बताऊंगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस लाइन में हम ये समझेंगे, यहाँ ऊपर तक तो हमने क्या समझा कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, किस तरह से हम इक्वेशन वगैरह को करेक्ट वगैरह देखते हैं वो सही है नहीं है, इतना आपको ये ऊपर समझ आ गया। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम यूनिट को कन्वर्जन करते हैं इस डायमेंशन का ही हेल्प लेके, तो ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा। तो ये पोर्शन आपके लिए वो चीज़ बताएगा। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल में बताने वाला हूँ ये क्या बोल रहा है, देखिए ज़रा सुनिए गाइस। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि इट मे बी नोटेड, ये आपको बिल्कुल याद करके रखना ये तथ्य, और ये क्या है कि इट मे बी नोटेड दैट अ टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशंस टेल अस नो मोर एंड नो लेस देन अ टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पे दो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ी नई भी लगेगी। पहली तो जो है कि भाई यहाँ पे ये इन्होंने बोला है नो मोर नो लेस, ये क्या बोल दिया, और दूसरा यहाँ पे ये है कि ये टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट क्या होता है। तो इन दोनों के बारे में बड़ा थोड़ा ध्यान से सुनो। पहला तो हम आपको यहीं पे फोकस कराएंगे जो होता है आपका क्या कि टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशंस। तो अभी हमने देखा ऊपर कि भैया जो टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशन, इसका मतलब ये रहता है कि हमारी जो भी हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो उसके दोनों साइड क्या होनी चाहिए, सेम डायमेंशन आनी चाहिए। जैसे अभी आपने एक करा था एग्जांपल जिसमें दोनों साइड लेंथ आ रहा था, यही था आपका। दोनों साइड इसमें क्या हो रहा था, वहाँ पे हर एक टर्म पे क्या आ रहा था, लेंथ उसकी डायमेंशन आ रहा था। तो इसके कारण हम क्या बोल सकते हैं कि जब ऐसा हो रहा था तो यहाँ पे हम बोल रहे थे कि वहाँ पे जो डायमेंशंस हैं उसकी दोनों साइड सही आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, इससे वो जो हमारी इक्वेशन है वो सही है। ये हमारे लिए क्लियर था। अब आगे आपको ये देखने को मिल रहा हो, यहाँ पे इन्होंने बोला क्या कि टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है भैया कि जैसे आपको दोनों साइड डायमेंशन इक्वल मिल रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दोनों साइड डायमेंशन इक्वल मिल रहा है, तो उसी तरीके से आपको दोनों साइड मतलब यहाँ पे जो आपका LHS है और यहाँ पे जो आपका RHS है,
तो इधर भी आपको क्या मिलेगा, यूनिट भी इक्वल मिलेंगी। इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ जो है यूनिट्स। मतलब कैसे, जैसे इस साइड आपको क्या मिल रहा होगा, मीटर में मिल रहा है आंसर, तो इधर भी मीटर 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 में ही मिलेगा, है ना। समझे इस चीज़ को। अब यहाँ पे क्या रहता है, जो हमारा टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट रहता है, तो इससे हमारे लिए फ़ायदा क्या है, क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हम टेस्ट कर रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशन से, तो वो जो हमें उतना ही बताता है, यहाँ पे बोल रहा है नो मोर नो लेस, मतलब उतना ही बताता है जितना कि हम टेस्ट करें किससे, जो है कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट से। मतलब कि हम उसमें ये देख के चलें कि वहाँ पर हमारी जो यूनिट्स वगैरह दोनों साइड सेम है या नहीं है, तो वो भी हमारे लिए उतना ही पर्याप्त है या उतना ही बताएगा जितना हमें ये डायमेंशन से पता चल रहा है उतना ही। अब यहाँ पे जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे लिए क्या फ़ायदा रहता है, तो जब हम यूनिट को देखते हैं तो हमारे लिए ये रहता है कि क्या, कि बट हैव, यहाँ पे लिखा भी है कि भैया उसमें ये फ़ायदा रहता है कि बट हैज़ द एडवांटेज दैट वी नीड नॉट कमिट अवर सेल्फ टू अ पार्टिकुलर चॉइस ऑफ यूनिट। मतलब ये है कि हम ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारे साथ दोनों जैसे मीटर 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 आ रहा है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे मीटर मीटर ही लेके चलें। हम अपने तरीके से लेके चल सकते हैं। कैसे, कि हम जानते हैं कि जो हमारा 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, हमें पता है। तो हम चाहें तो इस साइड यदि हमारे पास 100 सेंटीमीटर लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इधर भी क्या कराएं, मीटर मीटर ही कराएं। हम अपनी तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस की यूनिट वहाँ पे रख सकते हैं। यदि हमने इधर सेंटीमीटर लिख रहा है तो यहाँ पे मीटर मीटर भी ले सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। हम किलो भी ले सकते हैं। मतलब कि हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हम जो है एक से अधिक जो है यूनिट्स का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पे हम इसकी चिंता भी नहीं करेंगे कि वहाँ पे हमारे वो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं या नहीं है यूनिट्स के। अब एक और चीज़ यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न दे दी है, वो ये होता है भैया मल्टीपल और सब मल्टीपल्स क्या होता है। तो हमने आपको जब रेंज ऑफ लेंथ पढ़ा रहे थे या जो रेंज ऑफ मास वगैरह हम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि जब हम बड़े बड़े पैमाने पर जब भी हम मेज़रमेंट करते हैं, जैसे हमने अर्थ का मेज़रमेंट ले रहे हैं, डायमीटर मेज़रमेंट ले रहे हैं, तो उसमें क्या हम बड़ी बड़ी यूनिट्स का मेज़रमेंट लेते हैं, या बोल सकते हैं बड़ी बड़ी यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे हम किलो का यूज़ करेंगे, या हम जो है क्या कराएंगे वहाँ पे थोड़ा बड़ा यूनिट लेंगे। तो जो हमारा क्या होता है 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, तो ये जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आपके मल्टीपल्स होते हैं। समझे। जब भी हम क्या कराते हैं ग्रेटर यूनिट को लेते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। जब हम छोटी यूनिट को लेते हैं, जैसे 10 की पावर आपका -3 है, जैसे हम सेंटी करके बोलेंगे या फिर मिली करके बोलेंगे, 10 की पावर 3 को, है ना, मिली करके बोलेंगे। या 10 की पावर -2 है, जैसे हम क्या बोलते हैं, सेंटी करके बोलते हैं। तो ये जो यूनिट्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं क्या, हमारा सब मल्टीपल्स। तो ये जो है क्या है, मीटर के सब मल्टीपल्स हैं और मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स मतलब क्या होते हैं, जो हमारी लार्जर यूनिट्स होती हैं। लार्जर मतलब ये है कि जैसे हमारा मीटर है, तो मीटर में हम जो लार्जर यूज़ करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, किलो यूज़ कर सकते हैं हमारा, है ना। मैंने आपको लेंथ वगैरह जब पढ़ा रहा था उसमें बताया था, तो हम मीटर में किलो यूज़ कर सकते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम वहाँ पे लार्जर यूनिट किलो यूज़ कर सकते हैं। जब हम सब मल्टीपल्स की बात करते हैं, सब मल्टीपल्स मतलब होता है छोटा यूनिट्स वहाँ पे। अब जैसे हमने मीटर बोला है, तो मीटर का जो छोटा वाला सब मल्टीपल्स होता है वो क्या लिख सकते हो आप, सेंटी लिख सकते हो, आप मिली लिख सकते हो। तो ये जो होता है वो छोटा बताता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्लियर रखना है कि जो मल्टीपल्स ये सब मल्टीपल्स होते हैं किसी भी यूनिट्स के, तो वो ये बताते हैं कि जैसे यूनिट्स है आपका मीटर, 1 मीटर मतलब आपने देखा है मीटर मतलब होता है कि वहाँ पे उसका जो लेंथ है, लेंथ का जो यूनिट्स है वो है मीटर। तो जो मीटर रहेगा, तो मीटर का जो मल्टीपल और सब मल्टीपल्स हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे मीटर का जो मल्टीपल्स है वो है किलो और सब मल्टीपल्स है उसका सेंटी। मतलब हम छोटे की बात करेंगे तो उसका सब मल्टीपल्स, और बड़े की बात करेंगे तो आपका किलो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके लिए एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब ये ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी यूनिट्स ले सकते हैं, मल्टीपल सब मल्टीपल्स ले सकते हैं। तो हमारे लिए इससे क्या होता है, एक फॉर्मूला बन के आता है, वो ये है कि जैसे हमें कोई भी एक यूनिट लिखनी हो, जैसे हमने इधर पे लिखा है कि आपका n1 क्या है, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है वहाँ पे, और उसका जो यूनिट्स है वो क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं वहाँ पे कि हमने किसी भी एक सिस्टम में लेके चले हैं उसका डायमेंशन। अब एक सिस्टम में जैसे हमने ले लिया होगा, मान के चलो CGS में, मतलब कि हम जो है उसमें लेंथ में बात कर रहे होंगे सेंटीमीटर में, जो उसका मास है उसको ग्राम में, जो टाइम लग रहा है उसको सेकंड में। तो हमने क्या करा, एक ही यूनिट को या एक ही जो है एक तरह का यूनिट ऑफ सिस्टम को लेके चले। तो उस तरह से हमारा जो डायमेंशन आएगा तो उसमें भी एक तरह का सिस्टम आएगा। तो वहाँ पर हमारा इसको भी हम M1 ले लेंगे, ये L1 ले लेंगे, इसको T1 ले लेंगे। लेकिन अब फॉर्मूले के हिसाब से जो होगा, ये डायमेंशन की जो पावर रहेंगी या जो एक्सपोनेंट रहेंगे वो डिफर होंगे। तो हम जो है हम एक नॉर्मल या फिर जनरल के लिए इनका
जो एक्सपोनेंट है उसको क्या लिख सकते हैं हमारा a, इसके लिए b, इसके लिए c लिख सकते हैं। सही है। अब हमने क्या किया, इसके दूसरे साइड क्या कर लिया, दूसरे साइड हमने क्या ले लिया, n2 ले लिया। n2 मतलब है कि वहाँ पे मैग्नीट्यूड का चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ कि n1 और n2 करके, जैसे कि हम लिखते हैं आपका क्या 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब होता है मेरा 1 मीटर। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिखा तो ये जो मेरा आया ये 100, वो क्या है मेरा, मान के चलो n1 है। अब n1 मेरा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो मेरा 1 है वो क्या है मेरा n2 मेरा कम आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा इस जो है यूनिट को चेंज करने से n1 और n2 की वैल्यू भी चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको n1 n2 करके लिख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से हम जो है अलग अलग सिस्टम की यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेंटी यूज़ कर लिया, यहाँ पे हमने सिर्फ मीटर ही रहने दिया। तो इस तरह से क्या हो रहा है वहाँ पे कि हमारे लिए क्या है, हम जैसी सहूलियत चाहेंगे वैसा हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसको आप देखोगे कि इसका हम कन्वर्जन के लिए भी यूज़ करेंगे। अब कन्वर्जन के लिए कैसे होगा, जैसे आपको क्या करना होगा कि आपकी कोई गाड़ी चल रही है भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, या मैं 5 की जगह बोलता हूँ 1 किलोमीटर प्रति घंटे से, और आपको बताना हो कि वो 1 मीटर पर सेकंड में आपको बताना हो, या बोल सकते हैं कि भाई आपको मीटर पर सेकंड में बताना हो कि वो कितनी चल रही है। आपको तो ये पता है कि हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, लेकिन आपसे कोई पूछता है कि हमें बताओ मीटर पर सेकंड में कितना चल रही है, तो आपके लिए तो बहुत डाउट हो जाएगा, और मैं कैसे कन्वर्ट करूँ। तब वही चीज़ मैं बताऊँगा, उसको कन्वर्ट करने का तरीका बताऊँगा इस फॉर्मूले से, है ना। और ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, जो आपकी बुक में लिखी मैं उन्हीं से बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से हम इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ से मान के चलो हमने जो n2 आया वो डिफरेंट आया, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया था। मैं साइड में लिख भी देता हूँ इस तरीके से, जो आपको याद भी रहेगा, इस तरीके से लिख देता हूँ कि 100 सेंटीमीटर जो होगा मेरा 1 मीटर के बराबर है, और यहाँ पे 100 मान के चलो मेरा n1 है, और जो मेरा 1 है वो n2 है। कुछ भी हो सकता है n1 n2, मैंने कॉमन एग्जाम्पल लिख दिया जैसे आपको क्लियरिटी रहे कि मैंने n1 n2 किसको बोला है। इतना हो गया। अब मेरा जो n2 है वो हो गया। अब मेरी जो है इसमें डायमेंशन क्या हो सकती हैं, तो डायमेंशन फिर से mlt ही टर्म में लिखी जाएंगी, लेकिन इसमें चेंज क्या आएगा, तो चेंज जो आने वाला वो इसमें इतना सा आएगा कि यहाँ पे जो हमारा mlt में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैं मास, लेंथ और टाइम ले रहा हूँ, तो वो मैं डिफरेंट यूनिट ऑफ सिस्टम में लूँगा। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ m2 l2 t2 करके। अब यहाँ पे मैंने m2 l2 t2 इसलिए बोला, जैसे मैंने यहाँ पे लिया होता क्या, मेरा जो मास है उसको मैंने लिया होता यहाँ पे किस में, ग्राम में, और यहाँ पे मैंने जो मेरा मास है उसको मैंने लिया होता किस में, किलोग्राम में। तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो चेंज आ रहा है कि भाई यहाँ पे मैं ग्राम ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं किलोग्राम ले रहा हूँ, लेकिन डायमेंशन तो एक ही है, मास की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं इस तरह से m1 m2 लिख रहा हूँ। इतना क्लियर है। अब यहाँ से जो मेरा फॉर्मूला रहेगा, जैसे मेरा स्पीड का होगा, तो स्पीड में जो हमारा m का पावर है, जो a है वो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। जो मेरा l की पावर है वो 1 हो जाएगी, t की पावर -1 हो जाएगी जब मैं स्पीड की बात करूँगा, है ना। तो इस तरीके से मेरा जो है वो ABC भी चेंज होगा। तो ABC मेरा दोनों साइड सेम ही चेंज होगा। जैसे यहाँ पे यदि मेरा a की वैल्यू 0 है, तो इस साइड भी मेरी a की वैल्यू 0 ही होगी। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मेरा ABC करके लिख सकता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ से मेरे लिए फॉर्मूला बना, और जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसकी डेरिवेशन आपको कहीं पे भी कोई नहीं बताएगा भाई ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये देखेंगे अब कि हम किस तरह से किसी भी एक यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, या फिर बोल सकता हूँ मैं कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के जो भी यूनिट्स वगैरह हैं उनको कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि आपके पास है, मैं इसको साइड में कहीं पे लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए, और इसको जो है बिल्कुल याद करके रखिएगा। ये कई एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसको जो है हम हाईलाइट भी करा देते हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जिससे मैं आपको ये बताऊँगा कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके किस तरह से किसी एक हम, जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऐसे करके आपका एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर है मेरा 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मुझे करना है कितना, मीटर पर सेकंड में क्या होगा, मुझे ये बताना है। मतलब 1 किलोमीटर हावर मेरा कोई स्पीड की वैल्यू है, तो मुझे बताइए कि वो जो है मीटर पर सेकंड में उसकी क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, है ना। मुझे क्या बताना है यहाँ पे, कुल मिला के n2 बताना है। सिंपल है। तो n2 मैं कैसे बताऊँगा, अब इसी चीज़ का यूज़ करके मैं n2 आपको निकाल के बताता हूँ कैसे होगा। तो उसके लिए सिंपल क्या कराएंगे हम, n1 एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो m1 है ओवर m2 आ जाएगा, और उसकी पावर पूरे के क्या आ जाएगी, आपकी a आ जाएगी। उसी तरीके से मेरा जो है आपका L1 ओवर L2 आ जाएगा, और उसकी पावर क्या आ जाएगी, आपकी b आ जाएगी।
उसी तरीके से मेरा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T1/T2 हो जाएगा और इस पूरे के पावर C आ जाएगी और यहाँ पे मेरा कौन लिखा जाएगा, N2 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या पता है क्या नहीं पता है वो ज़रा देखिए, और इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो ज़रा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यदि आपने ये समझ लिया तो फिर आप जो भी चाहो वो सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो ज़रा इसको हम करते। तो यहाँ पे हमारे पास है ये जो चीज़ है, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड, तो है क्या ये हमारे लिए, ये गिवन है क्या, स्पीड है। सही बात है। तो स्पीड की हमने डायमेंशन जो पढ़ी है वो होती m0/L(t-1) करके। सही है ये। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, मतलब कि डायमेंशन के तौर पर हम देखें ओवरऑल, तो ये जो ए बी सी की वैल्यू है तो m के लिए कितनी है भैया, 0 है, b के लिए क्या है भाई हमारे पास 1 है, और c की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 है। तो ये हमारे लिए ओवरऑल वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ से जो हमारे पास ये जो हमारे पास m1L1T1 था, तो वो हमारे लिए था कौन, 1 किलोमीटर और प्रति घंटा वाला टर्म था। मतलब कि जो हमारे पास L था वो किलोमीटर था, T जो था वो घंटा था, और m का तो भाई कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि m की पावर जब 0 है तो हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। किसी की पावर 0 हो तो उसका वैल्यू जो हो जाता है क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए हमने उसको रिमूव कर दिया। अब n1 जो कि बन है हमारे पास वो क्या है आपका 1 है, इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ से देखो केस आपका क्या होगा, यहाँ से जो हमारा क्या है ये L2 और T2 है, ये जो मीटर और सेकंड दिख रहा है ना वो आपका L2 और ये आपका T2 कौन है, सेकंड है। यहाँ से हम क्या कराएंगे, इनको भी चेंज कर देते हैं। तो हम L1 की जगह क्या लिख सकते हैं, L1 की जगह हम लिख सकते हैं आपका km करके, मतलब किलोमीटर। L2 की जगह हम लिख सकते हैं आपका इधर नीचे मीटर करके लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपका जो T1 है तो T1 के लिए हम लिख सकते हैं आपका कौन, हावर मतलब घंटा, और यहाँ पे हम जो हमारा T2 है उसकी जगह लिख सकते हैं आपका इधर नीचे सेकंड करके। ये हमारे लिए क्लियर हो गया है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इनको सॉल्व करो, N2 की वैल्यू मिलेगी, N2 की जो वैल्यू मिलेगी वहाँ पे आप उसको लिख दीजिएगा, और आपके लिए वो क्या हो जाएगा, आपका एक तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा कि 1 किलोमीटर जो प्रति घंटा कोई चीज़ चल रहा है तो वो मीटर पर सेकंड में इतना चलेगा। अब इसको हम जरा करते हैं और इसको कैसे करना वो भी जरा देख लीजिए। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता है क्या है भाई, देखो इसको तो हम 1 को तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा है तो इसको भी इग्नोर ही कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास ये पता है कि जो किलो होता है वो होता है 1000 मीटर के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा होगा, इसकी पावर है 1। यहाँ पे हमारे पास कौन था, घंटा। तो जो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं सब जानते हो, 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको भी। ये देखिए, ये मैंने 5 नहीं बनाया, सेकंड बनाया, मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये नीचे भी सेकंड। सही है। इसकी पावर है -1, ये हमारे पास है N2। अब जरा और देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या है देखोगे तो ये मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया। यहाँ से मेरा जो 3600 है उसकी पावर क्या है, -1 है, इसलिए मेरा ये जाएगा नीचे। तो ये मेरा क्या आएगा, देखिए यहाँ से मैं इसमें इस तरह से लिख देता हूँ। तो जो मेरा N2 आएगा वो आपको मिलेगा कितना, 1000 ओवर मेरा 3600 मिलेगा आपको। सही है गलत है, बिल्कुल सही है। यहाँ से 1 0 से 1 0 जाएगी, एक और चली जाएगी, इस तरीके से कट जाएगा। और अब देखिए यहाँ से हमारे पास सिंपलीफाई आ गया है कितना आपका 10/36, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो 2 पंजे 10 और ये आपका 2 18 दूनी 36 होता है, इसलिए हमारे कितने में आ गया, 5/18 आ गया। तो यहाँ से हमें N2 की वैल्यू मिल गई 5/18। सही है, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास जो N2 था वो कैसे था, तो हमने अभी देखा था, तो जो हमारे पास N2 था वो था क्या हमारा, इस जो मैंने ये लगाया ना ये निशान जो क्वेश्चन मार्क का, वो N2 था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मेरा 1 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई चीज़ चल रहा है तो वो मेरा क्या चल रहा होगा, वो मेरा 5/18 जो है मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होगा। तो यहाँ से मेरे पास ये बिल्कुल रूल बन के आ गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट याद रखना, या ये आपका यूज़ होगा आगे चल के जब आप क्वेश्चन वगैरह करोगे तो उसमें आपको ये रूल देखने को मिलेगा। आपसे बोल देगा कि मेरे पास कोई भी एक चीज़ है जो कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए वो कितने जो है मीटर पर सेकंड चल रहा होगा। या फिर आपसे बोल सकता है मेरे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई जो है मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्पीड है उसकी, तो बताइए वो कितने मीटर पर सेकंड चल रहा है। तो आप जितना आएगा उसको मतलब जैसे आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 से चल रहा था 4 से मल्टीप्लाई करा दो, इस तरह से हम उसका कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक चीज़ आए।
आप चाहो, देखो मैं लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी इसलिए मैं और एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। आप चाहो तो जो है आपका जैसे फोर्स होता है तो 1 न्यूटन को आपसे कोई बोले भाई 1 न्यूटन जो फोर्स होता है उसको आप बताइए कि एक डायन में कितना होता होगा, मतलब 1 न्यूटन फोर्स एक डायन में कितना होता होगा, तो आप वो भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो उसी फंडे से। तो आपको बस फंडा क्या याद रखना है, आपको फंडा याद रखना ये वाला, ये बस इतना याद रखिए फॉर्मूला N1 M1 L1 T1, इस तरह से ये आप याद रखिए। पूरे आप जो भी आपको सवाल दिखेगा चटाक से कर जाओगे, है ना। तो ये चीज़ हमने कहाँ से देखी है, इतने से पोर्शन में ये चीज़ छुपी हुई थी। आप सोचो एनसीईआरटी में किस तरह से बताने का इनका तरीका है। क्या आपको इन्होंने सीधा सीधा ऐसा कुछ लिख के दिया था भाई कि आपको ऐसा भी करना है, इस तरह से लिखना है, लेकिन ये क्या है, हम पढ़ेंगे समझेंगे तब हमें ये मिलेगी, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। और एनसीईआरटी में जब कोई बंदे पढ़ाते हैं तो ये वो बताते ही नहीं है, ये क्या बोल दिया उन्होंने भाई, ये कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट क्या है, मल्टीपल सब मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से ये जरूर रहता बताना। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सभी तो मैंने जो भी अभी पढ़े थे वही रूल लगाया। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने क्या देखा कि मेरा जो मल्टीपल्स था, मैंने क्या देखा, मेरा मल्टीपल्स जो था किलो था, तो मैंने किलो को लिख दिया 1000 करके, है ना। सब मल्टीपल्स मेरा क्या है, यहाँ पे सब मल्टीपल्स कुछ था ही नहीं, तो यहाँ से मेरा मीटर से मीटर गया 1000 बचा। यहाँ पे भी मेरा वही था भाई, मेरा जो एक हावर होता है, तो हावर में मेरा कितना होता है, ये जो 1 घंटा होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, सेकंड सेकंड गया। तो कुछ भी यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने पहले ना पढ़ी हो, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई हैं और वो ही मैंने यहाँ पे करी हैं। एक और चीज़ देख लो, यहाँ पे जो ब्लैक में लिखी हुई है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो क्या है देखिए ज़रा। यहाँ पे लिखा गया है कि इट में बी बोर्न इन माइंड दैट, बोल रहा है ये बात अपने दिमाग में डाल के रख लो, क्या कि इफ़ एन इक्वेशन फेल दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट, बोल रहा है कोई भी एक इक्वेशन जो है वो फेल हो जाती है इस कंसिस्टेंसी टेस्ट में, मतलब उसमें दोनों साइड डायमेंशन उसकी सेम नहीं आती है, तो वहाँ से हमारे लिए क्या प्रूव हो जाता है कि वो हमारी रॉन्ग है। समझ गए, कंसिस्टेंसी वो आपकी सेम नहीं आ रहा है, वहाँ पे दोनों डायमेंशन सेम नहीं आ रहा है, तो सिंपल सी बात है वो हमारा रॉन्ग है। लेकिन यदि वो पास हो जाता है, यदि पास हो जाता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है, बोल रहा है कि इट इज़ नॉट प्रूव्ड राइट, बोल रहा है इट इज़ नॉट प्रूव्ड राइट, वो बोल रहा है कि वहाँ पे हमारा वो सही हो। दस अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट करेक्ट इक्वेशन बट अ डायमेंशनली रॉन्ग इज इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। सिंपल, तो इसका मैं सीधे सीधे हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब यह है भैया कि यदि हमने किससे डायमेंशनल जो एनालिसिस है या फिर जो कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशन है उससे चेक करा, और उससे चेक करने पर हमारे पास क्या हो, कोई भी दोनों साइड हमारे पास डायमेंशन सेम नहीं आया, तो हमारे लिए जो आ रहा है वो क्या है, एक रॉन्ग है, बिल्कुल सही है। लेकिन उससे यदि वो हमारा क्या है सही भी दे रहा है, तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि वो पूरा तरीके से सही हो सकता है वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें गलत हो। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा के नहीं रखनी है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी से हम चेक कर रहे हैं तो उससे सही आ रहा है तो वो हमारा 100% सही हो, एग्जैक्ट हो, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है आपके लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं आपके जो है ये एग्जाम्पल वगैरह, और इसमें पूरे लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करके रहूँगा और आपको कंप्लीट मिलेगा। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं ये क्या है, देखिए। तो 2.15 आपका एग्जाम्पल है और ये बोल रहा है कि लेटेस्ट कंसीडर करो कि क्वेश्चन जो है हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी, जो मैंने आपको भी दिया था अभी कि मैंने आपको बताया था भाई आप क्या करिए, चेक करके देखिए कि जो आपका एक एनर्जी होती है तो क्या उनकी दोनों साइड डायमेंशन सेम होती है, वो यहाँ पे बोल रहे हैं वेयर एम जो है वो मास है उस बॉडी का, वी जो है उसकी वेलोसिटी है, जी यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है, एच यहाँ पे हाइट है। तो चेक भी इधर करो जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, मतलब जो ऐसे इन्होंने इक्वल करके लिख दिया तो आप ये प्रूव करिए कि इस तरह पे जो डायमेंशन आ रहा है क्या वो इस तरह से भी डायमेंशन सेम आएगा, उसके लिए चेक करना आपको। तो सिंपल देखिए, पहले तो इस हाफ के फंडे को हम हटा देंगे, मैंने आपसे पहले बोला हमारे लिए हाफ का कोई महत्व नहीं है। हम सिंपली क्या कराएंगे, यहाँ से मास जो है उसका डायमेंशन लिखेंगे, वेलोसिटी जो होती है उसका डायमेंशन लिखेंगे, फिर उस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे भी हम मास का लिखेंगे, जी एक एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो लिखेंगे, एल जो हाइट है वो क्या है हमारा एल है, मतलब कि जो हमारी लेंथ है तो उसका डायमेंशन लिख देंगे। तो सिंपली हमने जब क्या करा कि यहाँ से सभी का डायमेंशन लिखा, तो देखिए यहाँ से हमने क्या करा, मास का डायमेंशन लिखा जो कि एम आ गया, जो वेलोसिटी थी उसका डायमेंशन होता एल टी माइनस 1 उसको लिखा, उसका पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, वो आ गया। और यहाँ से हमने एक और चीज़ क्या करी, यहाँ से हम सबसे पहले देख रहे हैं एल एच एस वाला पार्ट, एल एच एस वाला कौन है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो उसको देख रहे हैं। तो उसको करने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा कितना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो आपको क्या याद रखना है कि जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है, एनर्जी चाहे वो एनर्जी कोई भी हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, कोई भी दुनिया की एनर्जी, उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 करके, इतनी हमारे पास निकली।
अब हम क्या करेंगे, RHS को देखेंगे। RHS भी क्या है, एक एनर्जी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। तो उसको हमने देखा, तो हमने क्या देखा भाई कि यहाँ से सबसे पहले था हमारे पास जो M था उसको भी हमने इस तरह से लिख दिया M करके। फिर हमने आगे उसमें देखा कि वहाँ पे हमारे पास आ रहा था G क्या होता है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो होता है LT-2 करके, वो लिख दिया। फिर उसमें आ रहा है हमारे पास कौन, H क्या होता है, L होता है, तो उसको हमने L लिख दिया। यहाँ से L का स्क्वायर होगा T-2 ऑलरेडी है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, ये ml² T-2 ही बन रहा है। तो मतलब इससे हमारे पास ये प्रूव हो गया कि LHS और RHS इक्वल हैं, मतलब बोल सकते हैं कि डायमेंशन इक्वल हैं, इसलिए जो क्वेश्चन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। इतना सा था और कुछ नहीं था। इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि हमारे जो एनर्जीज होती हैं, जितनी भी एनर्जी हो दुनिया की, वो उनका जो डायमेंशन होता है वो इतना ही होता है, ml² T-2 करके। एक और देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल जो है आपका, वो ये है एग्जाम्पल 2.16। इसमें आपसे बोल रहा है जो SI यूनिट होती है एनर्जी की, वो होती है कि आपकी जूल। इस तरीके से होता है जिसको हम, मतलब जो SI यूनिट होती है एनर्जी की वो जूल होती है, और जूल को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स करके। सही है। यहाँ से बोला जा रहा है इसमें जो हमारा है दैट ऑफ स्पीड जो होता है, मतलब जो स्पीड की जो होती है हमारी डायमेंशन, या बोल सकते हैं यूनिट्स वगैरह जो होता है, SI यूनिट जो स्पीड होता है जिसको हम इस तरह से म्यू लिखते हैं, वो जो होता है हमारा मीटर पर सेकंड होता है। एक्सेलरेशन जो हमारा A है उसका जो डायमेंशन बोल सकते हैं जो SI यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सही है। यहाँ से हमारे पास क्या है, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉर्मूला, अब यहाँ से होता है क्वेश्चन स्टार्ट। ये तो सब आपको गिवन डाटा था कि इसका ये होता है उसका वो होता है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉर्मूला, इनमें से ये कौन से फॉर्मूले हैं जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी के गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशनल आर्गूमेंट M स्टैंड फॉर द मास ऑफ बॉडी। बोला जा रहा है कि इनमें से आप बताइए ABCCDE करके जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा जो है हमारे लिए करेक्ट फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। अब आपके लिए भाई एक और फिर दिमाग में आएगा कि हम किस तरह से बताएं कि किसी भी जो है हमारा सही होगा, या बोल सकते हैं वो हमारा ट्रू होगा एक डायमेंशनल फार्मूला। तो कैसे हम ये प्रूव करें। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या देखना पड़ेगा इनका, तो हमें देखना पड़ेगा कि इनकी डायमेंशन जो है क्या क्या है। तो हमने देखा पहले फॉर्मूले की डायमेंशन निकाली तो हमारे पास ये निकल गया जो मैंने ऑलरेडी लिख दी है। फिर दूसरे की हमने निकाला तो हमारे पास ये निकल के आया, C की निकाली ये आया, D निकाला ये आया, E निकाला ये आया। सही है। अब यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि दुनिया की जो भी एनर्जी है, मैंने अभी ऊपर एग्जांपल बताया था, तो दुनिया की जो भी एनर्जीज होती हैं तो उनकी जो डायमेंशन आएगी वो आएगी ml² T-2 करके। अब इस सिचुएशन को देखें तो हमारा जो A है वो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसकी डायमेंशन उससे मैच नहीं कर रही हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है B हो सकता है, उसको देखेंगे क्योंकि उसकी डायमेंशन यही है। उसके अलावा C भी बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी डायमेंशन भी हमारी उस वाले एनर्जी की डायमेंशन से मैच नहीं कर रही है। D वाला भी हो सकता है, उसको देखेंगे, और E वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डायमेंशन तो बिल्कुल प्रॉपर है ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे जो हमारा है ये काइनेटिक एनर्जी हम माने, मतलब कि यहाँ पे ये अलग ही जुड़ रहा है क्योंकि इसकी जो है कोई प्रॉपर हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे तो दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी अलग है क्योंकि ये जो है हमारा फोर्स है, यहाँ पे ये एनर्जी है। अब दोनों को आप जोड़ रहे हो और जोड़ने पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा तो वो तो बिल्कुल ही गलत मिलेगा। तो इस तरह से इसकी तो कोई डायमेंशन ही प्रॉपर नहीं है, इसलिए तो हम इसको तो लेंगे ही नहीं। अब बचा हमारे पास कौन, B और D करके। अब हमें ये देखना है कि B और D में से कौन सा केस हमारे लिए सही है। डायमेंशनली तो दोनों ही सही आ रहे हैं भाई, क्योंकि हमारा जो B है वो भी डायमेंशनली यही दे रहा है जो हमारा एनर्जी का होना चाहिए, और D भी हमारे लिए वो ही दे रहा है। लेकिन इनमें से कौन सा डायमेंशनली या बोल सकते हैं कौन सा हमारे लिए सही होगा। तो यहाँ पे जो आपको ये बात सीखनी है कि यदि किसी भी हमारे पास क्या हो रहा है डायमेंशन सेम आ रहा है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसमें जो हमारे फॉर्मूले में जब बनाया गया था वो फॉर्मूला, तो उसमें जो कांस्टेंट है तो वो वहाँ पे क्या लिया गया था। तो यहाँ पे आप जब चैप्टर आपके आगे आएंगे तो उसमें आप देखोगे कि डायमेंशनली तो ये दोनों सही हैं, लेकिन जब आप कांस्टेंट को देखोगे तो ये जो D वाला है वो गलत हो जाएगा, B वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट पार्ट जो आएगा वो हाफ आएगा, ना कि 3/16 आएगा। ये जो है कोई नहीं बताएगा आपको क्यों आया कैसे आया, वो हम आगे लेक्चरों में देखेंगे समझेंगे कि यहाँ पे ये हाफ आएगा क्यों आएगा, है ना। तो 3/16 हमारे लिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं होगा, इसका हाफ होगा, वो उसको अगले चैप्टरों में समझेंगे क्यों होगा। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए यही है, आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसको खुद ही पढ़ सकते हो, कोई इतना आपके लिए नई बात इन्होंने नहीं बताई। जो मैंने आपको बोल के बताया वो इन्होंने लिखित में दिया है, समझे आप इतना। अब हम अगला जो है देखते हैं क्या आपका है
डिड्यूसिंग रिलेशन अमोंग द फिजिकल क्वांटिटीज। और इसके बाद आपका हो जाएगा लेक्चर शायद, हाँ बिल्कुल ही ख़त्म पे ही है, तो जिसको भी ज़रा देखते हैं ये क्या है आपका। तो डिड्यूसिंग मतलब क्या होता है भाई, सबसे पहले तो आप डिड्यूसिंग मतलब समझो। तो डिड्यूसिंग मतलब आप समझ सकते हो कि हम जब क्या कराते हैं किसी भी इक्वेशन को क्या कराते हैं, हम बोल सकते हैं उसको रीजनरेट करें या डेरिवेशन जो करते हैं ना, मतलब निकालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिड्यूस करना। तो डिड्यूस बनना बोल रहा है हमसे कि रिलेशन अमोंग द फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब हम किस तरह से एक फिजिकल क्वांटिटीज में एक रिलेशन जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। अब वो कैसे होती क्या होती उसको देखो। यहाँ पे बोल रहा है जो मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन सम टाइम बी यूज्ड टू डिड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। जो मेथड होती है डायमेंशन की, तो वो आमतौर पर क्या कराती है, कुछ कुछ समय ऐसा करती है, वो रिलेशन कर देती है, डिड्यूस कर देती है, उत्पन्न कर देती है किसके बीच में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। कैसे, तो बोल रहा है कि फॉर दिस वी शुड नो द डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द अदर क्वांटिटीज़। तो आगे बोला जा रहा है कि हम इसके लिए ये देखेंगे कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं तो वो एक दूसरे पर किस तरह से निर्भर करती हैं। आगे बोला जा रहा है अप टू 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ और अ लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बोला जा रहा है कि कितने तक, 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ तक या फिर एक लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तक। एंड कंसीडर इट एज अ प्रोडक्ट टाइप ऑफ डिपेंडेंस, लेट अस से जो है टेक एन एग्जाम्पल। तो अभी सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो जरा एग्जाम्पल देखो, फिर आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये है भैया कि आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम किस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक डिपेंडेंस देख के कि भाई वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उससे हम क्या करा सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे यही बोला गया है। जैसे कि हम आपसे बोलते हैं मेरा जो है एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो एक ऑसिलेशन होता है ना, जब हमारी एक पेंडुलम जब अपना ऑसिलेशन करा दे उसमें टाइम पीरियड लगता है। तो मैं आपसे बोलूँ मेरे जो टाइम पीरियड है वो कैसे पे डिपेंड कर रहा है, उसकी जो एक बॉब को जो है उसको मैंने लटकाया हुआ तो उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, भाई मैंने कितना लंबा धागा लिया उससे लटकाया है। वो जो है जो एसिलेशन होता है ग्रेविटी का उस पर डिपेंड कर रहा है, मैंने आपसे बोल दिया। फिर मैंने आपसे बोल दिया कि वहाँ पे वो है ना लेंथ ग्रेविटी इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मैंने आपसे ये बोल दिया। अब आप बताओ कि मेरा इन फॉर्मूले में मैं इसको कैसे लिखूं। आपको मैंने बोला कि इन लेंथ है, मेरे पास ग्रेविटी है, तो मैं इसको फॉर्मूले की टर्म में कैसे लिखूं, तो ये आप कैसे बताओगे। तो वही चीज़ जो आपको यहाँ पे नीचे समझाएगा एग्जाम्पल कि हम किस तरह से इन फॉर्मूले को बना सकते हैं, सिंपली क्या देख के, उसकी डायमेंशन को देख के और उसकी डिपेंडेंस को देख के। और वो यहाँ पे बताया, देखो बोला जा रहा है यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एज ए प्रोडक्ट टाइप ऑफ डिपेंडेंस, मतलब कि उसका जो है किस चीज़ पे डिपेंडेंस है, वो उसका इनवर्सली डिपेंडेंस हो रहा है या प्रोपोर्शनली हो रहा है, वो हम देखेंगे। देखिए जरा इस एग्जाम्पल को देख लो, क्लियर हो जाएगा सारा डाउट आपका। तो बोल रहा है कंसीडर करो एक सिंपल पेंडुलम को, सिंपल है तो सिंपल पेंडुलम मतलब आप चाहो तो एक धागे से क्या कर सकते हो, स्टोन को लटका सकते हो, तो वो आपको कंसीडर करना है। तो हम क्या कराएंगे, कंसीडर करेंगे सिंपल पेंडुलम जिसमें क्या है एक बॉब है। बॉब मतलब होता है कोई भी आप क्या कर सकते हो गोल अनुकार एक चीज़, मतलब एक होती है ऑब्जेक्ट होता है जो कि गोल होता है, एकदम स्फेरिकल होता है, तो वो आप ले सकते हो जिसे हम बॉब बोलते हैं। तो आपको बॉब लेना है जिसे आप अटैच कर दो किससे, एक स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग मतलब धागा हो सकता है आपका, कुछ भी तार हो सकता है, वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक बॉब को क्या ले लो और उसको एक धागे से अटैच कर दो, स्ट्रिंग से अटैच कर दो। फिर वो क्या कराएगा, देखिए फिर दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जो कि क्या कराएगा, ऑसिलेट करेगा, मतलब इधर से इधर होगा, किसके द्वारा, जो हमारा ग्रेविटी का जो पुल लग रहा है नीचे उसकी वजह से, मतलब ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी लेकिन वो इनर्शिया के कारण नीचे ना आके वो कैसे रहेगा आपका, इस तरह से मोशन करता रहेगा। ये सब चीज़ें आप बाद में पढ़ोगे भाई, इनर्शिया क्या है, ग्रेविटी में ये सब क्यों हो रहा है, वो फिर आगे की चीज़ें, वो तो मैं आपको ये सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। तो दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इतना हम समझे। आगे बोल रहा है सपोज करिए जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है उसका सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है उसकी किस पे, लेंथ पे, मतलब जो आपका टाइम पीरियड वो लेता है, जो मैंने अभी आपको बताया है वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो उसका टाइम पीरियड लग रहा है तो वो जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, लेंथ पे, कि आपने वो स्ट्रिंग जो है उसकी कितनी लेंथ रखी है। जो मास है उस बॉब का वो आपने कितना क्या लिया भाई। उसका जो एसेलेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो भी इस पर डिपेंड कर रहा है भाई। जब देखो अब एसेलेशन ऑफ ग्रेविटी कैसे डिपेंड करेगा, ऐसे करेगा कि जैसे आपने अर्थ पे जब उसको किया तो अर्थ पे जो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो 9.8 समथिंग होती है, लेकिन अब जब आप मून पे चलेगा तो मून पे तो ग्रेविटी कम होती है, तो वहाँ पे उसमें क्या चेंज आ जाएगा, वहाँ पे जब वो ऑसिलेशन करेगा तो वो बिल्कुल तेज तेज करने लगेगा या धीरे धीरे करने लगेगा। तो वो चीज़ हमें कौन बताएगा, तो वो ग्रेविटी बताएगी भाई, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतना वहाँ पे कम होगा, ज़्यादा होगा, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ से लिखा है
कि ड्यू टू वहाँ पे ग्रेविटी जो है जी वो किस तरह से उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों का, लेंथ का, मास का, ग्रेविटी, इन सभी का यूज़ करके हमें ये बताओ, ये ड्राइव करो कि जो हमारा क्या है एक टाइम पीरियड कैसे आप बनाओगे। मतलब जैसे हमने बोला आपसे कि भाई मेरा जो टाइम पीरियड है वो मैं ऐसे लिख देता हूँ, वो कोई भी कांस्टेंट है और वो जो है वो एल की पावर में बोल दूंगा कुछ ए करके है, मास जो है मेरा एम है उसकी पावर बी करके है, और जो मेरी ग्रेविटी है उसकी पावर सी करके है। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके मुझे ये बताइए, इन सभी चीज़ों को मुझे यूज़ करके ये बताइए कि इनमें किस तरह से डिपेंडेंस आएगा। मतलब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल दो, क्या क्या आएगी। अब देखो जरा हम कैसे क्या करने वाले, तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे देखिए जरा। तो जो डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड टी ऑन द क्वांटिटीज जो है एल जी एम एज द प्रोडक्ट में बी रिटर्न, तो हम क्या कराएंगे इनको, जैसे हमने ऊपर देखा तो इनको हम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। कभी भी जब भी आप डेरिवेशन कर रहे हो तो आपको ऐसे करके इनको प्लस में नहीं लिख देना, एल प्लस जी प्लस आप एम करके मत लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारी एडअप हो ही नहीं सकती। तो आप कैसे लिख सकते हो भाई ऐड करके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड करके नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, आपका प्रोडक्ट करके लिखेंगे, एल इंटू में जी इंटू में एम करके, प्लस माइनस में नहीं लिखाएगा कभी भी। तो प्रोडक्ट में लिख दिया हमने एल जी एम करके। अब हमें ये नहीं पता कि इनकी डिपेंडेंस या इनकी डायमेंशन क्या है ना। तो हम इनको एक्स बाई करके नाम देते हैं। मैंने अभी ए बी सी नाम दिया था, तो हमने इसको एक्स बाई करके और जेड करके नाम दे दिया। अब हम ये पता करेंगे कि मेरा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बाई की वैल्यू क्या आएगी और जेड की वैल्यू क्या आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे ये होगा कि देखो बोल रहा है जो के है वो एक डायमेंशनलेस है। क्यों? क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट है भाई, और कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन नहीं होती। अब कांस्टेंट चाहे वो पाई हो जाए या 2 हो जाए, 3 हो जाए, 1/2 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा के जो है कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन नहीं होती, उसको हम इग्नोर कर देंगे इस केस में। मतलब उसको हम बाद में देखेंगे कि के की वैल्यू क्या निकलती है, और वो जो है एक्सपेरिमेंटली निकलती है। तो यहाँ पे के डायमेंशनलेस है। लेकिन जो एक्स और वाई जो है वो और जेड जो है वो हमारे क्या है, एक्सपोनेंट है। या बोल सकते हो जो डायमेंशन बता रहे हैं भाई, जहाँ पे जो एल आ रहा है, जो लेंथ आ रहा है, उसकी डायमेंशन कितनी है। मतलब जो एल है वो 2 टाइम आएगा, 3 टाइम आएगा, 4 टाइम आएगा, वो बताएगा। आगे लिखा है भाई कंसिडरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड बी हैव। अब जब हम क्या कराएंगे, कंसिडर करेंगे दोनों साइड डायमेंशन को। कैसे? हमारे पास है टाइम। अब टाइम की जो डायमेंशन होती है हम सब जानते हैं, वो क्या होती है, m0 L0 और आपका T बन करके। सही है, तो वही हमने यहाँ पे किया है, m0 L0 T बन करके। तो हमने इस तरह से लिख दिया, देखिए L0 M0 T1 लिख दिया। उसको हमने बराबर लिख दिया किसके, L1 की पावर x, L1 T-2 और y की उसकी पावर y, और M1 और उसकी पावर z। अब ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्यों हमने इस तरह से लिखा है, क्योंकि भैया देखो जो g है, g एक एसिलेशन होता है, और एसिलेशन की हमने अभी डायमेंशन पढ़ा है, वो ये होता है कि L-T-2 करके, ये हमने पढ़ा अभी, है ना, ऊपर देखा था। जो हमारा m है मास है, और मास की डायमेंशन क्या होती है, आप m लिख सकते हो सिंपली, तो वो हमने इस तरह से लिख दिया है। तो यहाँ पे हमने ये सब लिखा, तो देखिए ज़रा होगा क्या। यहाँ से हमने जब कंपेयर वगैरह करा, तो यहाँ से जो m जो है क्या है, 0 है, और यहाँ से जब m 0 है तो कुल मिला के z भी 0 ही होगा। सिंपल चीज़ है, देखिए नीचे लिखा है z 0। और यहाँ से हमारा कौन है देखो, तो इसका हम क्या कराएंगे, जो बाई हमारा ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो l की पावर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से एक ये l, और जो हमारा ये वाला हो जाएगा हमारा बाई हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे तो l को क्या लिख देंगे, x प्लस वाई लिख देंगे, समझे। जो t है, टी हमारा यहाँ से जब बाई का मल्टीप्लाई होगा तो टी माइनस टी की पावर माइनस का बाई 2 हो जाएगा। और एम यहाँ से जेड जो आ रहा है, और जेड यहाँ से कंपेयर करेंगे तो वो हमारा भी कट जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ऑन इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड हम कराएंगे, तो जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर है, 0 के। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप जब कंपेयर करके देखोगे x प्लस वाई किसके बराबर है, 0 के, समझे। तो x प्लस वाई है 0 के बराबर है। m और माइनस का 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देखो 1 को कंपेयर करके इसको 1 कंपेयर करो, और यहाँ से इसको कंपेयर करो। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो बाई आएगा वो क्या जाएगा, तो बाई आएगा माइनस का हाफ आ जाएगा, है ना, बाई माइनस का हाफ आ जाएगा, एक्स माइनस का आपका प्लस का हाफ आ जाएगा, और जो जेड है वो तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। मतलब कि जो टी आएगा वो इक्वल टू हमारा के एल की पावर हाफ और जी की पावर माइनस का हाफ। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी जो हमारा के, और जो हमारा क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जी एल ओवर जी, है ना। मतलब इस जी को हम नीचे भेज सकते हैं क्योंकि माइनस में है, तो माइनस में करके, और ये पूरा का पूरा रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा बन गया, ये बन जाएगा। देखिए नीचे लिखा होगा इन्होंने,
तो ये हमारे पास बन के जाएगा कि जो टी है वो इक्वल टू हमारा के रूट में एल ओवर जी करके। यहाँ से अब आगे जो हमको समझना है वो ये है कि नोट दैट द वैल्यू जो के कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, मतलब हम डायमेंशन से इसको नहीं निकाल सकते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट से ही निकलता है। तो हेयर इट डज नॉट जो है मैटर इफ सम नंबर मल्टीपल्स द राइट साइड ऑफ दिस फॉर्मूला बिकॉज दैट द डज नॉट अफेक्ट द डायमेंशन। बोल रहे हैं कि जो के था उसने डायमेंशन को तो अफेक्ट ही नहीं किया, तो हम के की डायमेंशन से वैल्यू नहीं निकालते हैं, हम इसको एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। और एक्सपेरिमेंटली जो के की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2 पाई, इसलिए जो हमारा जो टी का जो पूरा फॉर्मूला बनेगा वो एक्चुअली कितना बनेगा हमारा टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल ओवर जी करके। और जो मैंने कई बार यूज़ किया है इसको, तो टाइम पीरियड को मैंने कई एग्जाम्पल जब मैं समझा रहा था तो वहाँ पर मैंने उसको कई बार लिया है ना, इस तरीके से समझ गए होंगे आप। अब देखिए जरा, ये जो चीज़ हमने ऊपर जो समझी है तो उसको एकदम सम अप करके उन्होंने नीचे लिखा वो ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस इज अ वेरी यूजफुल होता है ना डिड्यूसिंग रिलेशन, मतलब कि डेरिवेशन, डिड्यूसिंग को आप सिंपल समझते हो डेरिवेट करने से, मतलब जब हम कोई भी रिलेशन वगैरह को डेरिवेट करते हैं या फिर बोल सकते हैं उत्पन्न करते हैं, तो उसमें हमारे लिए बहुत मददगार होता है डायमेंशनल एनालिसिस। और ये किस किस के बीच में होता है, ये होता है इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब इंटरडिपेंडेंट का मतलब यही होता है शॉर्ट में बोलूँ कि भैया वो जो मेरी क्वांटिटी है वो मेरी किसके डिपेंड कर रहा है, किसके डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये आया आपका टाइम पीरियड जो है 2 पाई रूट में एल ओवर जी करके। अब यहाँ से मेरा कौन इंटरडिपेंडेंट है क्या नहीं है, तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है भाई कि मेरा जो एल है वो बिल्कुल इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब मेरा क्या होगा, एल को मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। यदि मैं जी को बढ़ा दूंगा तो मेरा टाइम पीरियड घट जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ें समझ आती हैं, है ना। ये जो है क्या है, इंटरडिपेंडेंट जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है तो उनको रिलेट कराता है एक दूसरे से। और हाउएवर अब देखो, इंटरडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज से ये भी आप समझ सकते हो कि जैसे मेरा एल था, मतलब लेंथ एक अलग में ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना, जी मेरा एक अलग ही फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसने डायमेंशन ने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे के संग जोड़ के इस टाइम पीरियड की डेफिनेशन बना दी, या बोल सकते हैं इस टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बना दिया। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस का मदद करते हैं, क्योंकि मेरा एल भी इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एल जो है किसी पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है भाई, एल अपने आप में एक पूरी फिजिकल क्वांटिटी है, जी मेरे अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी है, बेस यूनिट है ये। इस तरीके से ये मेरी जो चीज़ें हैं वो क्या करा रही हैं, आपस में बन के इस टाइम पीरियड को डिफाइन कर रहा है। हाउएवर डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। तो सिंपल चीज़ इन्होंने लिखी है भाई, डायमेंशनल लेस जो कांस्टेंट है जैसे के है तो उसको हम इस मेथड से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और जो मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन बी ओनली टेस्ट द डायमेंशनल वैलिडिटी बट नॉट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज इन एनी इक्वेशन। तो याद रखना, जब हम डायमेंशनल एनालिसिस का जब यूज़ करके कोई भी फॉर्मूला लाते हैं तो वो जो होता है वो एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में। वो एक सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, एक इक्वेशन बन के जाती है, लेकिन एग्जैक्ट जो हमें पता करना रहता है वो फिर हम एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं, है ना। और इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग अ सेम डायमेंशन। बोल रहे ये जो है हमारा डिस्टिंग्विश मतलब कि डिफरेंस नहीं बता पाता, जो कि फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सेम डायमेंशन होती है उनके बीच में। अब जैसे सेम डायमेंशन के मतलब कैसे होती है, जैसे एनर्जी है। अब एनर्जी में क्या होता है, हमारा एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने अभी देखा था तो उसमें क्या हो रहा था, जो डायमेंशन था एनर्जी का वो सेम था, चाहे वो आप काइनेटिक की बात करो फिजिकल की बात करो। तो जब ऐसा होगा तो उसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि हम काइनेटिक की बात कर रहे हैं या फिर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो वो ये लाइन हमसे बोल रहा है। आगे लिखा है एकदम लास्ट में कि ये नंबर ऑफ एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर विल यू हेल्प यू डेवलप स्किल इन डायमेंशन एनालिसिस। तो अब क्या करिए, आप डायमेंशनल एनालिसिस पे आप कई सारी प्रैक्टिस करिए, कई सारे क्वेश्चनों को लगाइए जो कि आपकी बुक में भी है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको बाहर से मिल जाएंगे, तो उन सभी को करिए। अब मैं आपको बताता हूँ आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो आपको करनी डायमेंशनल, जो हमारा कन्वर्जन हमने पढ़ा था डायमेंशन के द्वारा, जो अभी कन्वर्सन जैसे मैंने आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटा को आप करिए किसमें कन्वर्ट, कितना मीटर पर सेकंड है, तो वो आप प्रैक्टिस करिए, है ना। मतलब उसी तरीके से आप फोर्स को डायन में कन्वर्ट करो, और बहुत सारे ऐसी आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेंगी उनको आप कन्वर्ट कर करके देखो। पहला तो ये हो गया आपका। दूसरा जो है आप इस तरह से फॉर्मूले निकाल के देखो, है ना। बहुत सारे आपको आपकी बुक में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको करके देखो किस तरह से हम जो है सिर्फ डिपेंडेंस को देख के फॉर्मूला बना सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होगा कि उन डिपेंडेंस को लेके जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हमारा गलत भी आएगा, तो उनको भी आप करो। तो इस लेक्चरों में आपको जो है मेन जो फोकस करना है वो है, पहला तो भैया यूनिट वगैरह को जो कन्वर्ट करने का मैंने फॉर्मूला दिया था उस पर, और दूसरा है डायमेंशनल एनालिसिस पे। तो पूरे चैप्टर में या बोल सकता हूँ मैं जो लास्ट में जो हमने पोर्शन कराया आपको, तो इसमें जो आपके लिए मेन जो चीज़ें थी वो ये दोनों ही थी,
एक तो थी कि कंसिस्टेंसी चेक करना, एक था यूनिट को देखना, और ये था आपका ये फॉर्मूला बनाना। तो आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ आई होंगी, और मैंने आपको जो है एक एक चीज़ को बहुत ब्रीफ में ले लेके बताया, और ऐसा कोई भी चीज़ और कहीं पे मैंने नहीं छोड़ा जो आपको समझ नहीं आई होगी या मैंने आपको नहीं बताई होंगी, है ना। पूरी चीज़ें मैंने आपको 2-2 बार 3-3 बार बताई हैं, और फिर भी थोड़ा सा डाउट लग जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हमको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट गया है, आप उसको फिर से लेके हमें समझा दीजिए। तो इस पूरे चैप्टर को हमने जो है पार्ट वाइज अपलोड किया, और इसमें जो है हमारे लगभग शायद 20 या 21 पार्ट हो गए होंगे। तो उसकी चिंता आप मत करिए, आपको जो है इसका पूरा एक वन शॉट ही मिलेगा। तो उसमें हम क्या कराएंगे, इसको पूरे चैप्टर को एकदम एक शॉट में कन्वर्ट या बोल सकते हैं इसको हम बता देंगे आपको, मतलब पूरा एक ही आपको जो है 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। आप अभी जो है उन पार्ट को भी देखो और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते चलो। और ये चैप्टर आपका यहाँ पे होता है क्लोज। हम देखेंगे अगले चैप्टर पर चलेंगे जो कि आपका चैप्टर 3। तो इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा देख लिया है, पूरे पार्ट्स को लास्ट तक देख लिया है, तो आपको जो है बिल्कुल एकदम नया कॉन्ग्रेचुलेसन है, क्योंकि आपने एकदम आपका चैप्टर जो सेकंड है वो कंप्लीट कर लिया। और ये जो चैप्टर है बिल्कुल बेसिक चैप्टर था आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, क्योंकि इसके बिना आप जो है कोई भी चैप्टर नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताइए कि अब आपको कौन सा चैप्टर सबसे पहले चाहिए। आप चैप्टर 3 चाहते हो, 4 चाहते हो, 5 चाहते हो। अब जो आपकी डिमांड होगी मैं उसके अनुसार आपको चैप्टर बताऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर था मुझे हर हाल में कराना था। क्योंकि आप जानते हो यदि आपको ये बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे भाई, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट क्या होती हैं, डायमेंशन क्या होती हैं, किस तरह से एरर वगैरह होते हैं, तो यदि आपको ये क्लियर नहीं होते तो आप आगे चल के कोई भी चैप्टर नहीं समझ पाते। इसलिए ये जो था आपके लिए बेसिक था और ये आपको समझना था। अब आगे आपकी जो भी मर्जी होगी, जो भी आपको चैप्टर चाहिए होगा, प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमको ये चैप्टर सबसे पहले चाहिए। और इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।